नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो मनन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल। आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड के सबसे बड़े और सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति की, जो कि 31 मार्च 2023 को अस्त होने जा रहे हैं। तो जब बृहस्पति अस्त होते हैं तो तब विशेष इसमें क्या होता है कि जितने भी हम मंगल कार्य जो घर में करने होते हैं, जैसे घर प्रवेश, नई वधू का प्रवेश, शादी, ब्याह, नए मकान में जाना, नई विद्या आरंभ करना, नई दीक्षा लेना, ये सब कार्य इस अवधि में बंद रहते हैं। इसे बृहस्पति को तारा भी कहते हैं, तो इसे तारा अस्त की अवस्था भी कहते हैं। तो ये वैदिक शास्त्र में बृहस्पति का अस्त होना भी एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है और इसका काफ़ी प्रभाव देखने में आता है, क्योंकि जो हरेक ग्रह है वो जब भी राशि परिवर्तन करता है तो उसका हमारे दैनिक जीवन पर काफ़ी असर देखने में आता है। और जब भी ग्रह अस्त या उदय अवस्था में आते हैं तो नेचुरली इनका प्रभाव भी हमारी राशियों पे देखने के या हमारे व्यक्तिगत जीवन पे, रोज़ाना ज़िंदगी पे भी इसका असर होता है। तो इसीलिए आज इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे कि बृहस्पति ग्रह जब अस्त होते हैं, इस बार तो बड़ी कम अवधि के लिए अस्त हो रहे हैं। 31 मार्च को ये अस्त होते हैं और 29 अप्रैल को उदय हो जाएंगे, यानी कि 28-29 दिन का जो समय है, ये इस समय में, अब इस अवधि में बृहस्पति अस्त रहेंगे। तो उन दिनों में थोड़ी सी विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। बृहस्पति हमारी कुंडली का 40% जो हिस्सा है इनके हिस्से में आता है, कि ये कुंडली के दूसरा घर जो हमारे धन और परिवार का है, और 5वां धन जो संतान और विद्या का है, 9वां भाव जो हमारा भाग्य का है, सबसे इम्पोर्टेंट भाव है 9वां भाव उसका, और 12वां भाव हमारे खर्च का, हमारे रात की नींद का, हमारे सुख का, हमारे मोक्ष का और विदेश का घर होता है। तो इन 4 महत्वपूर्ण घरों के ये कारक हैं। इसलिए बृहस्पति का कोई भी मूवमेंट है, ये हमारे जीवन में उसी वक्त देखने को मिलती है। विशेषकर जब बृहस्पति अस्त होते हैं तो जिन जातकों की कुंडली में बृहस्पति की दशा चल रही है, उनके लिए ये जो बृहस्पति का अस्त होने का पीरियड है, ये बड़ा थोड़ा सा सावधानी बरतने वाला हो जाता है, क्योंकि दशेश यानी कि जिस ग्रह की दशा चल रही हो, उस पीरियड के लिए जब वो वक्री या अस्त होता है तो कुछ ना कुछ हल्की फुल्की समस्याएं देखने में आती हैं। मगर बृहस्पति जिन कुंडलियों के लिए अकारक हैं, अकारक का मतलब जिनमें बुरे भावों के मालिक हैं, जैसे वृष लग्न की कुंडली है, यहाँ पे ये 8वें और 11वें भाव के कारक हैं, और लग्नेश शुक्र से इनकी शत्रुता है। ऐसे ही तुला लग्न, उसमें ये 6ठे भाव के और 3रे भाव के मालिक हैं, और लग्नेश जो शुक्र है उससे इनकी शत्रुता है। इस प्रकार कन्या और जो हमारी मिथुन राशि है, उसमें भी ये अकारक माने जाते हैं। हालांकि 2 केंद्रों के स्वामी हैं, मगर वो केंद्र का स्वामी होने के कारण तो इन्हें वो केंद्र का जो दोष होता है, शुभ ग्रह केंद्र के स्वामी हो जाएं तो वो इनमें आ जाता है। इसलिए ये जो 4 लग्न हैं, जो राशियां हैं, वृष, तुला, मिथुन और कन्या, इन राशि वालों को जो बृहस्पति का अस्त होना, विशेषकर वृष और तुला राशि वाले जो जातक हैं, उनके लिए जो बृहस्पति का अस्त होना है, ये काफ़ी मतलब अच्छा, बल्कि अच्छा माना गया है कि जब ये अस्त होते हैं तो उनके जो रुके कार्य हैं वो बनने लग जाते हैं। ये एक नई तरह की खोज है। इसी पर मैं आज आप पे चर्चा करूंगा कि जो बृहस्पति जब अस्त होते हैं तो हमारी जो राशियां हैं या ब्रह्मांड पे इसका क्या असर होता है। तो ब्रह्मांड में वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च किया है कि जब भी बृहस्पति पृथ्वी के नज़दीक होते हैं तो पृथ्वी पे फसलें ज़्यादा होती हैं, बारिश अच्छी होती है, यानी और भी सब तरह के शुभ जो हालात है वो पैदा हो जाते हैं। और बृहस्पति की दूरी, ये पृथ्वी पे अकाल यानी कि फसलों का कम होना, बारिश का कम होना, मौसमों में खराबी, ये देखने में आई है।
तो इस प्रकार बृहस्पति जो कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े ग्रह हैं और सबसे शुभ ग्रह हैं, तो इनकी जो उदय और अस्त अवस्था होती है उसमें ये अपना विशेष प्रभाव डालते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो हमारी राशियां हैं उनको ये कैसे प्रभावित करेंगे। मेष राशि में जो बृहस्पति होते हैं ये 9वें भाव के यानी कि भाग्य मार्ग के भाव के और 12वें भाव के स्वामी होते हैं। तो इस और 12वें भाव में ये अस्त हो रहे हैं, तो इससे जो ये विदेश संबंधी कार्य बना रहे थे या कोई योजनाएं बना रहे थे या एक्सपोर्ट का काम या इंपोर्ट का काम है, उसमें कुछ विघ्न आ सकते हैं। आय की वृद्धि जरूर होगी मगर उसके साथ साथ खर्चा भी अधिक बढ़ेगा। इन ऐसे व्यक्तियों को जल्दबाजी से बचना चाहिए इनकी, क्योंकि 5वीं दृष्टि जो है इनकी वो सुख स्थान पर रहेगी गुरु की। तो अपने जो अगर कोई मकान की खरीद फरोख्त कर रहे हैं उसको भी ये 29 अप्रैल तक अगर ये टाल दें तो वो अच्छा रहेगा। कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हों वो देखभाल के साइन करें। वृष राशि वालों के लिए अष्टम स्थान और 11वें भाव के ये स्वामी हैं। तो इसमें जो इनकम के भाव में ये अस्त हो रहे हैं, तो इनको जो इनकम जो बनी हुई थी उसमें कुछ जो इनकम की रेगुलरिटी थी या इनकम का फ्लो था 1 महीने के लिए इन्हें कुछ कम होता नजर आ रहेगा। मगर जो अष्टम भाव के स्वामी है, अगर पैतृक संपत्ति का कोई विवाद चल रहा है इनका, वो इस महीने में अप्रत्याशित रूप से हल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 8वें भाव के स्वामी भी हैं ये। तो वहाँ पे ये अस्त होने के बाद अगर कोई पैतृक संपत्ति का विवाद है तो वो इनका सुलझना शुरू हो जाएगा। और 11वें भाव के स्वामी हैं भी हैं वहाँ पे, तो 11वें भाव में अस्त हो रहे हैं, तो इनको अपनी जो इनकम है उसके लिए विशेष प्रयास करने पड़ेंगे, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ज़्यादा मेहनत करके उसके जो परिणाम हैं वो कुछ कम मिलेंगे। मगर फिर भी इन्हें लगे रहना चाहिए, दिक्कत किसी प्रकार की भी इन्हें नहीं आने वाली। विशेषकर जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य इनका अच्छा रहेगा, संतान से कोई अच्छा समाचार मिल सकता है। मिथुन राशि में ये जो गुरु हैं वो 7वें भाव के और 10वें भाव के स्वामी हैं। तो 7वें भाव में जो के स्वामी होने के कारण जो पार्टनर हैं उनसे वाद विवाद से बचें, अपनी पत्नी से वाद विवाद से बचें, और जो अपना कार्य है अगर उसको फैलाना चाह रहे हैं आप, क्योंकि 10वां घर भी आपका हाउस ऑफ एक्शन है, 7वां भी प्रोफेशन का घर है, अगर कार्य को इस अवधि में बढ़ाना चाह रहे हैं तो 1 महीने के लिए रोक दें। उस पर आप अपनी योजनाएं बनाएं, उस पर अपना जो भी आगे को आने वाले जो प्लानिंग है वो कर सकते हैं, मगर उसे कार्य रूप अगर आप 29 अप्रैल के बाद देंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। और मिथुन राशि वालों के लिए विशेष जो 22 अप्रैल को गुरु राशि चेंज कर जाएंगे, इस बार जो राशि चेंज कर रहे हैं मेष में, ये अस्त अवस्था में ही कर रहे हैं, मगर फिर भी क्योंकि मिथुन राशि वालों के लिए गुरु 11वें भाव में आ जाएंगे, तो 22 अप्रैल के बाद इनकी जो योजनाएं हैं वो सफल होनी शुरू हो जाएगी। कर्क राशि, इसके बाद कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि में 6ठे भाव के और 9वें भाव के स्वामी हैं। तो भाग्य में जो लगातार उन्नति चल रही थी उसमें थोड़ी सी रुकावट आएगी, मगर अगर कोई कंपटीशन ये दे रहे हैं, अगर किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं तो उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अगर कोई नौकरी के लिए भी आपने आवेदन किया हुआ है तो नौकरी के लिए भी कॉल आ सकती है। उल्टा ये कर्क राशि वालों के लिए नौकरी के क्षेत्र में ये जो इनका जो कैरियर है वो अच्छा हो सकता है। स्वास्थ्य इनका अच्छा रहेगा, हर तरह से स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। थोड़ी सी परेशानी तो रहेगी मगर फिर भी ये इनका जो उल्लास है या इनका उत्साह है वो बना रहेगा। सिंह राशि में गुरु 5म और 8म भाव के स्वामी हैं, तो इनमें जो संतान के प्रति थोड़ी सी चिंता सामने देखने को आएगी। संतान के कैरियर के या उनकी स्टडीज़ के लिए ये विशेष चिंतित होंगे। हो सकता है कि किसी संतान को किसी कार्य में यानी कि किसी नौकरी वगैरह मिलने में थोड़ी सी विफलता भी मिले, मगर उसके लिए प्रयास जारी रखने चाहिए, क्योंकि सिंह राशि वालों के लिए 22 अप्रैल के बाद गुरु का जो संचरण है मेष राशि में
वो बहुत अच्छा होने वाला है। तो एक महीना संयम रखिए, अपने जो नए काम कर रहे हैं या संतान के प्रति जो आपकी चिंताएं हैं वो 22 अप्रैल के बाद दूर होनी शुरू हो जाएंगी। मगर ये जो रिसर्च का काम कोई कर रहे हैं सिंह राशि वाले, उनको अप्रत्याशित सफलता मिलेगी। अगर कोई उनका पैतृक विवाद है वो भी सुलझेगा। विशेषकर जो रिसर्च का काम कर रहे हैं, जो PhD कर रहे हैं या किसी गूढ़ विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें ये इनके लिए बड़ा सकारात्मक समय है। उसके बाद आते हैं हम कन्या राशि पे। कन्या राशि में ये चौथे घर के और 7वें घर के स्वामी होते हैं। तो चौथे घर में अगर कोई भूमि का विवाद है, 1 महीने के लिए टालने की कोशिश करें। अगर कोई नया मकान लेना है, उसे भी 1 महीने के लिए आप उसे परचेज करने की कोशिश ना करें, या उसको कोई आप एडवांस वगैरह दे सकते हैं। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि एडवांस वगैरह भी देना है तो 29 अप्रैल के बाद दीजिए। नई संपत्ति का योग बना हुआ है। मगर उसके बाद जब 22 अप्रैल के बाद जो गुरु हैं आपके, गुरु अष्टम भाव में आपके संचालन करने लगेंगे, उसमें थोड़ा सा आप कोई भी डील करें तो वो देखभाल के या उसकी खोजबीन करके करें। मगर इनकम में वृद्धि आपके 22 अप्रैल के बाद निश्चित रूप से होगी। और अपने पारिवारिक जीवन में अपना जो सौहार्द है वो बना के रखें। पत्नी के साथ बिना किसी बात के विवाद ना करें। सेहत के लिए ये पीरियड अच्छा है। तुला राशि में ये तुला राशि या तुला लगन जो भी है, उसके तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं, तो उनके जो पराक्रम हैं उनमें वृद्धि होगी। तो तुला राशि वाले हैं वो इस महीने में विशेष अपने आप को ज़्यादा उत्साहित पाएंगे। अपना नया कोई काम करना चाहें कर सकते हैं। और उन छठे भाव के स्वामी हैं, अगर वो किसी परीक्षा में बैठेंगे उसमें डेफिनेटली पास होंगे, मगर इनको प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा उसके लिए। मगर जो सफलता है वो निश्चित है। अगर किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं वो भी इस महीने में वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तुला राशि वालों के लिए ये जो गुरु का अस्त है ये कंपैरेटिवली सब राशियों से ये अच्छा फल देने वाला है। वृश्चिक राशि में ये कारक है क्योंकि दूसरे और पंचम भाव के स्वामी होते हैं। उनके धन में जो वृद्धि हो रही थी लगातार, वो कुछ देर के लिए रुकती नजर आएगी। और परिवार के सदस्यों के साथ भी कभी ना कभी कोई वैमनस्य हो सकता है, तो परिवार में सौहार्द बना के रखें। क्योंकि गुरु का उपाय एक ही होता है। अगर आप अपने परिवार से बना के रखते हैं, बुजुर्गों की सेवा करते हैं, जब सबसे प्रेम से रहते हैं, तो गुरु के किसी भी उपाय की आपको ज़रूरत नहीं रहती। और पंचम भाव का मालिक होने से यहाँ पे आपकी राशि के लिए तो संतान से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। क्योंकि ये कुंडली में ये कारक होते हैं, तो संतान के लिए कुछ थोड़ी सी अड़चनें उनके अगर किसी कार्य में कोई अड़चन आ रही है तो वो भी इस महीने में आपको सुलझती नजर आएगी। विशेषकर 22 अप्रैल के बाद आप अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी जो आपको जो बृहस्पति का ये अस्त होने का पीरियड है 1 महीने का, आपके लिए कोई विशेष चिंता का कारक नहीं है। धनु राशि में ये गुरु पहले और चौथे भाव के स्वामी होते हैं और चौथे भाव में ये अस्त हो रहे हैं। तो चौथे भाव के स्वामी होने से आपके जो घर परिवार की समस्या, जो घर चेंज करना चाहते हैं या नया वाहन या नया घर लेना चाहते हैं, तो 1 महीने के लिए रुक जाएं। और पहले घर का स्वामी है तो आपको अपने शरीर पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आप आलस्य का मतलब आपको लगेगा कि अनुभव करेंगे कि जैसे कि काम से मन उठता जाएगा। इसलिए अपने मन को विचलित ना होने दें और थोड़ी सी एक्सरसाइज रोज़ करें। क्योंकि जब भी लग्नेश अस्त होता है तो उसमें फिजिकल समस्याएं आती हैं, तो इसमें आप थोड़ी सी लाइट एक्सरसाइज ज़रूर करें। और जो कोई किसी नए वाहन या नई भूमि को लेना चाहते हैं तो उसे मत लें। अगर माता के साथ संबंध आपके खराब हैं तो ये महीना आपके लिए गुरु का उपाय करने के लिए माता से क्षमा याचना या माता से प्यार मोहब्बत करके आप अपना जो समय है आने वाला भी अच्छा कर सकते हैं। मकर में ये तीसरे और 12वें घर के स्वामी हैं, तो मकर राशि में भी ये अकारक होते हैं। तो तीसरे घर के स्वामी होने से ज़्यादा उत्साह दिखाना आपके लिए
अच्छा नहीं होगा। ये जो आप अगर टूरिंग जॉब में हैं तो 1 महीने के लिए जो यात्राएं हैं, आप यात्राएं करते हैं, व्यापारिक यात्राएं, उनमें से खास लाभ नहीं होने वाला। मगर बार में घर का भी मालिक है तो इस महीने में आपको खर्चे की अधिकता रहेगी। मगर फिर भी जो खर्चा है वो आपका शुभ कामों में ही होगा। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि जो मकर राशि है उस पे शनि जाते हुए शनि की 7.5 भी चल रही है। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, और अगर हेल्थ संबंधी कोई भी छोटी भी समस्या हो उसी वक्त डॉक्टरी का परामर्श लें या दवा दारू से अपने आप को ठीक करें। कुंभ राशि में ये दूसरे और 11वें भाव के स्वामी हैं, तो कुंभ राशि में भी ये काफ़ी एक तरह से कारक बन जाते हैं, क्योंकि दूसरे ग्रह धन का भाव है और 11वां इनकम का भाव है। तो इन कुंभ राशि वालों के लिए, क्योंकि 7.5 आपकी राशि पे चल रही है, तो धन में भी कुछ थोड़ी सी कमी महसूस होगी और इनकम में भी रुकावट महसूस होगी। मगर इसके लिए बिल्कुल चिंता की ज़रूरत नहीं है। आप 1 महीने का वक्त है, इसमें आप अपने प्रयास जारी रखिए, और इस महीने में आप अपनी सेहत पे ज़्यादा ध्यान दें। इनकम की बजाय, आय की बजाय आपको अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए, और परिवार के सदस्यों से कोई भी राय किए के बगैर आप अपनी मन मर्जी से कोई भी कार्य न करें। अगर जल्दबाजी में किया गया या मन मर्जी से किया, बिना किसी की राय किया हुआ काम अगर शुरू करेंगे तो डेफिनेटली उसमें आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। मीन राशि वालों के लिए ये जो गुरु हैं वो पहले और 10वें भाव के स्वामी हैं। तो पहला घर तो उनकी सेहत का है। सर्दी जुकाम और पेट की समस्या से वो पीड़ित रह सकते हैं, और खुद अगर थोड़ा सा मोटापा उनको ज़्यादा नज़र आ रहा है तो इस वक्त उनको अपनी फैट कम करने के प्रयास करने चाहिए, किसी भी प्रकार एक्सरसाइज से या अपनी डाइट से। ये उनके लिए 1 महीना वरदान है। अगर आप ओबेसिटी के यानी कि मोटापे के शिकार हैं तो इस महीने में अगर आप अपना उपचार करेंगे तो डेफिनेटली रूप से, अप्रत्याशित रूप से आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। और 10वें भाव के स्वामी हैं। जो आपका कार्य चल रहा था वो सुचारू रूप से ही चलेगा, मगर इसमें उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे कि कभी किसी दिन आए ज़्यादा, किसी दिन कम। अगर आप व्यापार में हैं, अगर आप उसमें अपने किसी जॉब में हैं, तो भी आपको बॉस की जो थोड़ी सी नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार अपने कार्य क्षेत्र में सजग रहिए। अगर कोई घर ऑफिस के षड्यंत्र में भी आपके प्रति हो रहा है तो इसको इग्नोर करने की कोशिश करिए, नहीं तो इस महीने में जॉब में भी प्रॉब्लम आएगी। तो इस प्रकार जो बृहस्पति का जो अस्त होना का पीरियड है, वैदिक ज्योतिष के अनुसार मैंने अपना जो अनुभव है वो आपके साथ साझा किया। तो इसमें कई अब मुझसे पूछेंगे कि आप तो उपाय बताते हो, तो उपाय बताया जाए। तो उपाय जब भी बृहस्पति अस्त होते हैं, तो बृहस्पति अस्त होते हैं तो चने की दाल, किसी ब्राह्मण की सेवा, किसी ब्राह्मण को पीले वस्त्र, और सबसे बढ़िया जो दान होता है, अभी जो कंजक इसी महीने में अभी आ रही हैं, मेरा ख्याल है 28-27 को ये देवी पूजन होगा। उस दिन आप कन्याओं को पीले वस्त्र दे सकते हैं, क्योंकि गुरु अस्त होने में 1-2 दिन रह जाएंगे, तो वो 3 दिन पहले ये अपने वृद्धत्व काल को मतलब चले जाते हैं, तो उसमें अस्त का ही काम करने जाते हैं। तो जिस बार जो अष्टमी नवमी आ रही है उसमें अगर आप कंजक पूजन करते हैं तो उनको पीले वस्त्र या पीली कोई भी चीज़ आप देते हैं अपनी छोटी कन्याओं को, उससे भी गुरु ठीक हो जाते हैं। अपने बड़े बुजुर्गों के चरण छुएं, और चने की दाल आप दान करते रहें, या केसर का तिलक आप लगाएंगे इस अवधि में नाभि में और मस्तक में और जीवा पे। उससे भी बृहस्पति अगर कुछ बुरा परिणाम दे रहे हों, अशुभ परिणाम दे रहे हों, तो वो शुभ परिणाम में परिवर्तित हो जाता है। और इन उपायों से कोई भी इनका रिएक्शन नहीं होता, कि यानी कि कोई दबाने वाले और बहाने वाले उपाय वो बड़े ध्यान से करने चाहिए। मगर ये जो दान है, दान हमेशा कल्याण होता है। आप गुरु की वस्तुएं, पीले फल, चने की दाल, केसर वगैरह का दान कर सकते हैं, और केसर का सेवन करना और केसर का तिलक लगाना ये भी गुरु को ठीक करने का एक साधन है। और अस्त गुरु में जब भी अब आपको चाहें तो किसी धार्मिक पुस्तक का दान,
यानी कि किसी 18 पुराण है किसी पुराण का या भगवद गीता का या गीता का, कोई भी ऐसी धार्मिक पुस्तक का अगर आप दान करते हैं या किसी मंदिर में 1-2 पुस्तकें रखते हैं जहाँ आने वाले भक्त पढ़ सकें, तो उससे भी आपका बृहस्पति ठीक होता है। आज बस इतना ही, कल किसी नए वीडियो के साथ फिर मिलूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।